नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में हम लोगों को बहस करनी चाहिए कि लोकतंत्र में कौन सर्वोच्च है और कौन नहीं, कानून कौन बनाएगा, सरकार कौन चलाएगा। हिसाब से सीधा जवाब यह है कि जनता और उसका चुना जनप्रतिनिधि सर्वोच्च है। जनता और जनता के जनादेश को लिए जनप्रतिनिधि सभा या कि संसद विधानसभा होती है। इसमें जिसकी सरकार होती है वह कार्यपालिका या कि राजकाज के लिए अधिकृत है। यही संवैधानिक स्थिति है। दुनिया के सभ्य संस्कारी लोकतंत्र में यही कायदा है। मगर अपने यहाँ न्यायपालिका या कि अदालत ने यह रोल बना लिया है कि राज कैसे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनप्रतिनिधि या कि सरकार में इच्छा शक्ति, ईमानदारी और समझ का गहरा टोटा है। यदि उत्तराखंड की विधानसभा में विधायक लड़े, स्पीकर खुद तटस्थता से शक्ति परीक्षण नहीं करा पाए, तो अदालत को यह जिम्मा लेना होगा कि वह अपनी देखरेख में जांचे कि किसे बहुमत है। ऐसे ही यदि प्रदेशों में गर्मी सूखे से हाहाकार है और अदालत में सुनवाई की याचिका गई है, तो वह क्यों ये आदेश न दे कि ऐसा करो वैसा करो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह आदेश दिया कि सूखे की घोषणा के मौजूदा सिस्टम को सरकार बदले, नया सिस्टम अपनाए। अदालत ने कहा कि उपनिवेश काल के ढांचे को ढोए रखना ठीक नहीं है। समस्या साधनों की कमी या क्षमता की नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी की है। इसी में फिर कोर्ट ने 3 महीने में आपदा प्रबंधन का नया फंड बनाने का आदेश दिया। इस पर राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अदालत कार्यपालिका के कार्य दायरे में दखल कर रही है। बजट जब पास हो गया है तो नया फंड कहां से बनेगा। पक्ष विपक्ष के सांसदों ने वित्त मंत्री की भावना का समर्थन किया। जाहिर है न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के अधिकार की बहस दिनों दिन पेचीदा होती जा रही है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद बीजेपी इत्तेहाद की सियासत पर अजसर नौ गौर करेगी। पार्टी के माहिरीन ज़राए के मुताबिक 2019 से पहले एनडीए की तौसी की जाएगी। जिन सूबों में बीजेपी की मजबूत बुनियाद नहीं है और जहां सीधे कांग्रेस से मुकाबला नहीं है, वहां बीजेपी इत्तेहाद बनाएगी। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अब अजीत सिंह के साथ बात आगे बढ़ेगी। शुमाल मशरिक और जनूबी हिंदुस्तान के सूबों में बीजेपी नए हामियों को जोड़ेगी। असम में बीजेपी के लिए इत्तेहाद और इंतखाबी मैनेजमेंट करने वाले राम माधव इसकी कमान संभालेंगे। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके को छोड़कर बाकी पिट चुकी तमाम द्रविड़ जमातों से बीजेपी की बात हो सकती है। कैप्टन विजयकांत वाइको और रामदोस को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश होगी। केरल में बीजेपी ने वेलापल्ली नतेसन को साथ जोड़ लिया है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ उसका इत्तेहाद है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में बरसर इख्तियार जमात टीआरएस को भी एनडीए में शामिल किया जा सकता है। जहां तक शुमाल मशरिक की बात है तो माहिरीन ज़राए का कहना है कि बीजेपी का अगला हदफ अरुणाचल और मेघालय है। मेघालय में मरहूम पीएम संगमा के बेटे कोनरेड संगमा को बीजेपी आगे कर सकती है। उन्होंने तुरा लोकसभा सीट पर जिम्नी इंतखाब जीता है। बहस है कि उनको मरकजी हुकूमत में जगह मिल सकती है। सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद उनको हुकूमत में लिया जा सकता है। उन्होंने वजीर आला मुकुल संगमा की अहलिया को जबरदस्त फासले से हराया है। 5 सूबों के इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस में सोनिया, राहुल और प्रियंका को लेकर कयासाराइयां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के करीबी रहनुमा इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि अभी राहुल को सदर बना देना चाहिए। उनका कहना है कि नताइज की परवाह किए बगैर फौरन राहुल को कमान देनी चाहिए ताकि वो उत्तर प्रदेश समेत 7 सूबों में आइंदा साल होने वाले इंतखाबात की तैयारियों में लग सकें। दूसरी जानिब राहुल के आने से शको शोबे में रहने वाले पार्टी के कई सीनियर रहनुमा इस कोशिश में है कि अभी सोनिया गांधी ही कमान संभाले रखें। उनका कहना है कि अब कांग्रेस को अजसर नो इत्तेहाद बनाने और इलाकाई पार्टियों को जोड़ने की जरूरत है और बड़े इलाकाइयों को सोनिया के साथ बातचीत में ज्यादा आसानी लगती है। इस मामले में शरद पवार और लालू यादव दोनों का नाम लिया जा रहा है। सोनिया सदर बनी रहें और राहुल नायब सदर के तौर पर ही काम करें, इस मुहिम में लगे रहनुमा प्रियंका लाओ का राग शुरू कर रहे हैं। उनको पता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनिया गांधी कमान देने वाली नहीं है, लेकिन प्रियंका के नाम के हल्ले से राहुल गांधी की ताजपोशी रोकी जा सकती है। बहरहाल दोनों खेमों में खींचतान तेज होगी और अगर आइंदा 1-2 महीने में राहुल को कमान नहीं मिली तो पार्टी के रहनुमा सितंबर में दोबारा सोनिया को 5 साल के लिए सदर बनाने की मुहिम छेड़ेंगे।
5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद अब आला सतह पर बड़ी तब्दीली की बारी है। माहिरीन ज़राए का कहना है कि कई सूबों में गवर्नर बदले जाएंगे, 1 या 2 वज़ीर आला को बदला जा सकता है और नरेंद्र मोदी हुकूमत में भी रद्दोबदल होगा। ये सारी तब्दीली जल्द होने वाली है। मरकजी इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते बनते रह गए दिल्ली के साबिक पुलिस कमिश्नर BS बस्सी को राजभवन भेजने की तैयारी है। ज़राए के मुताबिक वो उत्तराखंड के KK पॉल की जगह ले सकते हैं। KK पॉल को राजस्थान का गवर्नर बनाकर भेजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की सरगर्म सियासत में लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे अहम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी को उनके जैसे सीनियर रहनुमा की जरूरत महसूस हो रही है। ज़राए के मुताबिक गुजरात की वजीर आला आनंदीबेन पटेल को हरियाणा का गवर्नर बनाया जाएगा। उनकी पार्टी के सीनियर वजीर नितिन पटेल को वजीर आला बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि आनंदीबेन और नितिन पटेल ने गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद आनंदीबेन ने तब्दीली की खबरों को मुस्तरद किया था। बहरहाल उनके अलावा एक और वजीर आला के हटने की बहस है। उनको मरकजी हुकूमत में वजीर बनाया जा सकता है। बीजेपी के माहिरीन ज़राए का कहना है कि काबीना के रद्दोबदल के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मेडिकल में NEET से सूबों के बोर्ड को 1 साल के लिए बाहर रखने का मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है। इसके लिए मरकजी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ला रही है, जिसके जरिए अदालत उज़्मा के हुक्म में मामूली तरमीम की जाएगी। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेज NEET के दायरे में आएंगे। इसके तहत पहले मरहले के इम्तिहानात 1 मई को हो चुके हैं और अगला मरहला 26 जुलाई को होने वाला है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी ऑर्डिनेंस के बाद सूबाई बोर्ड के तलबा को 24 जुलाई को होने वाले इम्तिहानात से अलग रहने की आजादी मिल जाएगी, लेकिन आइंदा साल वो भी NEET का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि सूबों के वज़राए सेहत ने लैंग्वेजेस और सेमेस्टर से जुड़ी कई चीजों को लेकर इस साल NEET नाफिज नहीं करने की अपील की थी। CPM ने 93 साल के VS अच्युतानंद की जगह पिनराई विजयन को केरल का वजीर आला बनाने का फैसला किया है। दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में पार्टी के हेडक्वार्टर में आज सुबह हुए इजलास में आम राय से विजयन के नाम का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह ही VS अच्युतानंद को इस फैसले के बारे में बता दिया गया था। विजयन CPM पॉलिट ब्यूरो के भी मेंबर हैं। पॉलिट ब्यूरो के मेंबरान में वो इकलौते हैं जो रुकन असेंबली बने हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की मौजूदगी में इजलास में विजयन के नाम का फैसला किया गया। विजयन को CPM के साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात का करीबी माना जाता है। विजयन और अच्युतानंद के रिश्ते ठीक नहीं हैं। हालांकि इस बार इंतखाबी तशहीर में अच्युतानंद ने विजयन के लिए भी तशहीर की थी। 140 रुकनी केरल की असेंबली में CPM की क़यादत वाले महाज ने 91 सीटें जीती है। असम में बीजेपी की पहली हुकूमत 24 मई को हलफ लेगी। सूबे में वजीर आला के ओहदे के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल ने आज हलफ बर्दारी तकरीब के बारे में इत्तला दी। उन्होंने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सूबे की नई हुकूमत हलफ लेगी। शुमाल मशरिक में बनने वाली बीजेपी की पहली हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब का इनकाद गुवाहाटी के खानपारा मैदान में किया जाएगा। बीजेपी ने मरकजी वजीर थावर चंद गहलोत और पार्टी के नायब सदर ओम माथुर को असम का ऑब्जर्वर बनाया है। इनकी मौजूदगी में लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा का इंतखाब होगा। 126 रुकनी असम असेंबली में बीजेपी ने अपनी हिमायती जमातों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के साथ मिलकर 86 सीटें जीती है। खुद बीजेपी ने 60 सीटों पर जीत हासिल की है। असम गण परिषद को 14 और BPF को 12 सीटें मिली है। इन दोनों पार्टियों के रुकने असेंबली भी हुकूमत में शामिल होंगे। 5 सूबों के इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी को खुद एहतसाब की नहीं बल्कि मेजर सर्जरी की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट करके सवालिया लहजे में कहा कि हम बहुत खुद एहतसाबी कर चुके हैं, क्या अब मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि कल के नताइज के बाद सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी खुद एहतसाबी करेगी। उन्होंने आम इंतखाबात में मिली करारी शिकस्त के बाद कोई ठोस पहल नहीं करने और कोई तब्दीली नहीं करने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त सभी सीनियर रहनुमाओं को अपनी राय देने के लिए कहा गया था और 15 फरवरी 2015 तक रहनुमाओं को रिपोर्ट देनी थी। सब ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट देने वालों में दिग्विजय सिंह खुद भी शामिल है। कांग्रेस के मजीद एक रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी कहा कि पार्टी को खुद एहतसाबी से आगे बढ़कर कुछ और पुख्ता कदम उठाने चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट राजकाज या कि गवर्नेंस की संस्था नहीं बन गई है? सूखे से कैसे निपटा जाए, इसके लिए नई व्यवस्था हो
या ऐसा वैसा हो जैसे फरमान कार्यपालिका में निश्चित ही दखल है। मगर दिक्कत यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी यदि नेता अंग्रेजों के वक्त के ढांचे को अपनाए हुए हैं तो आज की जरूरत का एहसास कौन कराए? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। हिंदुस्तान के मुकन्निना और अदलिया एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। ऐवान के गुज़िश्ता इजलास में आखिरी दिन वजीर खजाना अरुण जेटली ने अदालती सरगर्मी का मसला उठाया और कहा कि अदलिया का दखल मुंतजिमा के कामकाज में बढ़ रहा है। इस पर कई जमातों ने उनकी हिमायत की, लेकिन इस पर कोई एक राय मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी मुखालिफ कई जमातों का कहना है कि चूंकि अदालतों में हुकूमत को फटकार पड़ रही है और हुकूमत का एजेंडा पिट रहा है, इसलिए वजीर खजाना ने ये लाइन पकड़ी है। इसके लिए कानूनी तकर्रुरी कमीशन बिल की मिसाल दी जा सकती है। मरकजी हुकूमत ने बड़े धूम धड़ाके से ये बिल पास कराया था, लेकिन अदालत उज़्मा ने इसे आइन के खिलाफ बताकर खारिज कर दिया। इस मामले में बार और बेंच में जबरदस्त इत्तेहाद देखने को मिला। आइन के माहिरीन माने जाने वाले तमाम बड़े वकील तकर्रुरी के मामले में अदालत उज़्मा के हक की हिमायत में खड़े हो गए। बिल पास कराने में मदद करने वाली कांग्रेस ने भी हाथ पीछे खींच लिए। मजबूरी में हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। दूसरा मामला उत्तराखंड का है, जहां पहले हाईकोर्ट ने सदारती राज हटाकर ताकत के मुजाहरे का हुक्म दिया और बाद में अदालत उज़्मा ने भी सदारती राज हटाकर ताकत का मुजाहरा करवाया, वो भी एक सरकारी अफसर के मातहत। इसका मतलब है कि ऐवान के अंदर स्पीकर की जो पकड़ होती है वो खत्म हो गई। इस पकड़ को चैलेंज देने का एक और मामला भी अदालत उज़्मा में पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश इसे अदालत उज़्मा में ले गए हैं। आमतौर पर किसी बिल को माली बिल बताने का हक स्पीकर को होता है और इसे चैलेंज नहीं दिया जाता है, लेकिन जब स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आधार बिल को माली बिल बताया तो कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आई और वो अदालत उज़्मा पहुंच गई। इससे जाहिर होता है कि अदालतों को खुद कुछ नहीं करना है। मुकन्निना के मेंबरान खुद ही अपने इख्तियारात अदालत के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं। हर मामला जब हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से अदालत में पहुंचेगा तो उसे इस पर गौर करने में भला क्या इतराज हो सकता है। सियासी जमातें खुद ही तमाम मामले अदालत में ले जा रही है। इसके अलावा कुछ मामले मफाद आम्मा के जरिए अदालत के पास पहुँच रहे हैं, जो ज्यादातर मामलों में मुकन्निना या मुंतजिमा से जुड़े होते हैं। इनसे जो मामला बचता है उस पर खुद ही अदालतें ध्यान देती है। इस तरह से तमाम मामले अब अदालत में सुलझाए जा रहे हैं। सियासी जमातों के आपसी तनाजे और जबरदस्त पोलराइजेशन की वजह से अदालत को दखल देने का मौका मिला है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि चूंकि रहनुमा और जमातें तमाम मामले अदालत में ले जा रहे हैं, तो अदालतें भी खुद को सबसे ऊपर मानने लगी है और खुद ही हुकूमत के तौर पर अहकामात जारी करने लगी है। इसमें फिक्र का पहलू ये है कि अदालतों के फैसलों में कानूनी और आइन से जुड़ी हुई हकीकत कम होते जा रही है और जजों की बयानबाजी से सुर्खियां ज्यादा बन रही है। इससे भी टकराव बढ़ने के इम्कानात पैदा हुए हैं। पानी के नाम पर IPL को महाराष्ट्र से बाहर करना हो या मरकज व सूबाई हुकूमतों की मर्जी के खिलाफ मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम का फैसला हो या BCCI में इस्लाहात का फैसला हो या कहत साली पर अहकामात जारी करने का मामला हो, ये तमाम मामले मुकन्निना के हक में होते हैं जिन पर अदालतों ने अहकामात जारी किए हैं और हुक्म दिए हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की बहस पर चर्चा करेंगे। गर्मी और सूखे का कई प्रदेशों में हाहाकार है। तथ्य है कई राज्य सरकारों ने समय पर सूखा घोषणा नहीं की, इसलिए कि अंग्रेजों के समय से जो तरीका कसौटियां चली आ रही है उसमें धीरे धीरे फैसला होता है। ऐसे में अदालत हस्तक्षेप करके सरकार को आदेश दे, नए नियम नए फंड के लिए कहे तो इसे सही मानेंगे या सरकार के काम में दखल? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य है। सुबो जी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की विधानसभा में अपनी निगरानी से जो शक्ति परीक्षण कराया और उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने सूखे की स्थिति के ऊपर केंद्र सरकार को जिस तरह निर्देश दिए कि ऐसा करो वैसा करो, ये क्या कार्यपालिका के अंदर अदालत की दखल नहीं है? और इस पर राज्यसभा में फिर बहस भी हुई है। राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं ने कहा कि नहीं, ये दखल है और ये ठीक नहीं है। तो ये बहस आखिर किधर जाती हुई लगती है? मैं अरुण जेटली से सहमत हूं कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला हो गया है। देखिए, आपने जो दो मुद्दे उठाए हैं, पहले मुद्दे पे आए उत्तराखंड का वोट।
असेंबली कैसे चलेगी इसके निर्धारण, या पार्लियामेंट की कोई भी हाउस कैसे चलेगी उसका निर्धारण चेयर करती है स्पीकर लोकसभा, स्पीकर असेंबली या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, या चेयरमैन विधान परिषद जहाँ पर हों। तो उनके काम में कोई दखल दे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नंबर 1। अब हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि बम्बई प्रिंसिपल के तहत फ्लोर टेस्ट कराइए, करके छोड़ देना चाहिए था। अब उसको फ्लोर टेस्ट सीक्रेट होगा, कैसे होगा, उसको आप बंद लिफाफे में हमें देंगे। और अजीब बात तो ये है कि जब वो बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार के वकील ने वहाँ पर उससे पहले ही कि वो खोला जाए कह दिया कि हमने तय कर लिया है कि हम राष्ट्रपति शासन वापस ले लेंगे। तो ये जरा गौर करने वाली बात है। ये जो डिवीजन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, इसका मूल है एक ग्रीक प्रिंसिपल। ये ग्रीक ज़माने से, यानी कि बहुत सदियों से चला आ रहा है। इसका नाम है ट्रायस पॉलिटिशिया। ट्रायस पॉलिटिशिया कहता है कि भाई चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, इसलिए 2-3 अंगों में उसको बांटा जाता है। हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने 2008 साल में अप्रैल में 26 अप्रैल को केरल विधानसभा की 100वीं वर्षगांठ पर एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट का रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है ऑक्सिलरी प्रिकॉशन, सहायक एहतियात, यानी कि सरकार ठीक चले, संविधान के अनुसार चले, इसमें एक ऑक्सिलरी प्रिकॉशन कोर्ट अदा करती है। और सरकार अगर गवर्नेंस ठीक ना करे, संविधान के अनुसार ना करे, या अगर खराब गवर्नेंस हो तो इस पर वो टिप्पणी करे और इस पर लगाम खींचे। ये यानी कि लगाम खींचने का काम है, रास्ता तय करने का नहीं है। हाँ, तो यही अब सवाल है कि क्या ये हमारे यहाँ कुछ असंतुलन जो तीनों है उसमें असंतुलन नहीं हो, पर इसके असंतुलन के लिए क्या बुनियादी तौर पर हमारे नेता, राजनीतिक पार्टियां और वो नहीं है क्या? ये भी है। देखिए, हमारी राजनीति हास्यास्पद होती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ या उत्तराखंड में जो हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो मानता हूं कि ये एंटी फिक्शन लॉ ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी पार्टीज के नाम नहीं कही थी। उन्होंने कहा था देश शैल बी लोकसभा विच शैल हैव मेंबर्स and the prime minister shall be the person who enjoys the support of the majority of members। कहीं नहीं लिखा था मेजॉरिटी पार्टी। बुनियादी सवाल ये है कि क्या अदालत को एक की कार्यपालिका या विधायिका कैसे व्यवहार करे, वो नहीं करे, उसमें दखल का रास्ता बताना ये नहीं। तो उसमें फिर जो नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट ने सूखे के मामले में ये कहा है कि संकट जो है वो इच्छा शक्ति की कमी का है, कि भाई जो पुराने कानून है, पुराना डर रहा है, उसे बदला नहीं जा रहा है, इसलिए बदलो। तो ये इच्छा शक्ति का सवाल भी सरकार और कार्यपालिका पे ज्यादा आता है। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक जजमेंट के अंदर दो अंग होते हैं। एक तो रेशियो डेसिडेंडी जजमेंट का रीजनिंग, और दूसरा होता है ऑबिटर डिक्टा, थिंग्स सेड बाय द वे। अनफॉर्चुनेटली आजकल ऑबिटर डिक्टा प्रभुत्व पा रहा है और रेशियो डेसिडेंडी उसके नीचे लगाई जाती है। ऑबिटर डिक्टा इज थिंग्स सेड बाय द वे, मतलब कि नहीं, पर सुबोध जी, आपको ये अनहोनी नहीं लगती कि कभी हमने, मतलब ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में जो सभ्य लोकतांत्रिक देश है उसमें ये चीजें नहीं सुनते, अपने यहाँ ये बार बार क्यों होता है? दो चीजें हैं। हाँ। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हटके है। अमेरिका में सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है, वहां पर जुडिशरी जो है वहां वो कहते हैं इट्स द रूल बाय लॉ नॉट बाय मैन। हाँ, इंग्लैंड में दूसरा है, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की बात है, जुडिशियल जो है सुप्रीमेसी लेजिस्लेचर के पास है। हमने ब्रिटिश को फॉलो किया है और सुप्रीमेसी लेजिस्लेचर के पास है, और जो होना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है, मुझे आज भी याद है प्रिय दासमुंशी जो आज कोमा में लेटे हुए हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई कोर्ट बार बार हमसे नोकझोंक करती है, भाई वो तो उनका काम है उस कानून को इंटरप्रेट करना जो हम बनाते हैं। हाँ, और अगर कोई कानून में कमी है तो उसको हम अमेंड कर देंगे। पर क्या आज कोई आज हमारे जो ये जो द्वंद्व चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, कि तू मैं की पॉलिटिक्स जो चल रही है, क्या
सब राजनीतिक दल, क्या कांग्रेस और बीजेपी और जो क्षेत्रीय दल हैं, एक साथ बैठ के इसका सामना कर पाएंगे कि ये हो रहा है तो एक ऑल पार्टी मीटिंग करके राष्ट्रपति के पास जाए, वहां चीफ जस्टिस को बुलाया जाए। हाँ, और एक बातचीत, कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जी? हाँ, देखिए 69 में जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया। अमेंड करके क्या किया गया, अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो स्पीकर लोकसभा बनेंगे। यानी कि प्रभुत्व जो है स्पीकर के पास है। और अगर स्पीकर भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि वहां पर एक इंस्टीट्यूशन को डाल दिया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस भी अगर ना होंगे तो सीनियर मोस्ट जज बन सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसी चीज को याद रखना चाहिए कि वहां पर ये नहीं कहा गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फिर चीफ जस्टिस, नहीं, हिदायतुल्लाह बने थे प्रेसिडेंट, क्योंकि स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, सीजीआई। तो ये जो स्पीकर का की सर्वोच्चता वहां पर जो मानी गई है वो विधायिका के कारण, विधायिका की जो है सर्वोच्चता है कारण न्यायपालिका के ऊपर। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook /Naya India न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।